हाय, गुड इवनिंग। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे वर्ड का स्वरूप, मतलब संपूर्ण हिंदी वर्णमाला। इसमें देखेंगे वर्ड का। देखिए, वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं, ठीक, जिनका खंड न हो। जैसे पानी, पानी की जो ध्वनियां हैं पा और नी, इनके 4 खंड हो गए, प, आ, न और ई। इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक। इसलिए इसलिए ये मूल ध्वनियां वर्ड या अक्षर होती हैं। देखिए, इसमें मूल ध्वनियां ना, इसमें ये वर्ड हो गया और ये वाला अक्षर हो गया। क्या हुआ? अक्षर हो गया, ठीक। मूल ध्वनियां वर्ड या अक्षर होती हैं, ठीक। संक्षेप में वर्ड छोटी छोटी ध्वनि। वर्ड क्या है? छोटा छोटा ध्वनि जो टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जिसका टुकड़ा नहीं होता है, ठीक। अच्छा, देखिए अगला। देखिए कि वर्ड हमारी उच्चारित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ड का है हमारी उच्चारित भाषा की सबसे छोटी इकाई बा, ठीक ना। लेकिन ये कहना गलत। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ध्वनि। ध्वनि हमारी उच्चारित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगर कोई पूछेगा उच्चारित भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो ध्वनि बोलेंगे। और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई तब जाके होगा आपका वर्ड, ठीक। इन्हीं इकाइयों को मिलाकर शब्द समूह और वाक्य की रचना होती है। स्पष्ट है कि वर्ड और उच्चारण का बड़ा गहराई संबंध है, एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते हैं, ठीक। हिंदी में कितने वर्ड होते हैं? 52 वर्ड होते हैं। कोई पूछेगा हिंदी में कितने वर्ड होते हैं, तो आप क्या बताओगे? हिंदी में 52 वर्ड होते हैं। उच्चारण के वर्डों के उच्चारण समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। वर्डों के उच्चारण समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। यही उच्चारण समूह जो होता है वो व्यवस्थित रूप में होता है। किस रूप में? व्यवस्थित। तो वर्डों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट आगे चलते हैं। वर्णमाला की संख्या कितनी होती है? 52। अब 52 वर्ड देखेंगे कौन कौन से, ठीक। देखिए, इसमें जो है स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 52 वर्ड में, ठीक। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33, ठीक। और देखिए, ये क से प तक इसको 25 होता है, स्पर्श व्यंजन होता है। क्या होता है? स्पर्श व्यंजन होता है। इसी को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, ठीक। तो व्यंजन में 25 स्पर्श व्यंजन आ जाते हैं, फिर 4 अंतःस्थ, 4 ऊष्म। इस प्रकार हो जाता है 33। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33, ठीक। व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। और स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। और देखिए आगे देखेंगे हम संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होगी, ठीक। और 2 क्या होते हैं? द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन। और 2 होते हैं अयोगवाह। 2 होते हैं द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन। द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन 2 होते हैं अयोगवाह। 2 होते हैं अयोगवाह। इनकी संख्या देखेंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल 52। कितना हो जाएगा? 52। तो वर्णों की संख्या कितना होती है? 52। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, संयुक्त संख्या 4 छत्र ज्ञान द्विगुण 2 ड ढ। अयोगवाह में एक अंक को अनुसार बोलते हैं, अ को क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। अयोगवाह में 2 होते हैं, अंग और अ। अंग और अ, ठीक। अयोगवाह में, ठीक। अंक को अनुस्वार बोलते हैं, अ को क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्यंजन वह ध्वनि है, व्यंजन वह ध्वनि है जिसका उच्चारण भीतर से आती हुई वायु मुख में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बाधित होती है। स्वर वर्ण स्वतंत्र और व्यंजन वर्ण स्वर पर आश्रित होते हैं। देखिए, स्वर जो होता है ना, वो स्वतंत्र होता है, किसी का सहारा नहीं लेता है। और जो व्यंजन वर्ण है ना, ये आश्रित होते हैं। किस पर आश्रित होते हैं? स्वर पर आश्रित होते हैं। इसलिए व्यंजन जो होता है, व्यंजन वर्ण किसका सहायता लेते हैं? स्वर का सहायता लेते हैं। लेकिन स्वर वर्ण किसी का सहायता नहीं लेते हैं। हिंदी में व्यंजनों वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। इनमें निम्नलिखित श्रेणियों में बांट दिया गया है। किसमें? 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन, 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन और 4 होंगे ऊष्म व्यंजन। इस प्रकार हमारा कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। 33 व्यंजनों की संख्या कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। चलिए देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्थान से स्पर्श होते हैं। इसी से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है, क से लेकर
म तक, क से लेकर म तक। वर्ग में 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, जो भी होते हैं 5 वर्ग होते हैं। ठीक, क्योंकि ये उच्चारण स्थान के अलग अलग एकता के लिए हुए वर्गों में विभक्त हैं। इस जाति के 5-5 व्यंजनों को 5 वर्गों में बांट दिया गया। ठीक ना। उदाहरण के लिए देखिए क्या है, क वर्ग 5 वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से। च वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से। और ट वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धा से। और त वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? दंत से। और प वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? ओष्ठ से। इस प्रकार हमारा स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना हो गया? 25। इसी को बोलते हैं वर्गीय व्यंजन, इसी को बोलते हैं वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या को क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। अंतस्थ व्यंजन। कोई पूछेगा क वर्ग का उच्चारण क ख ग घ अंग, इसका उच्चारण सा कंठ से। च छ ज ञ का उच्चारण तालु से। ट ठ ड ढ आड़ा का स्थान मूर्धा से। त थ ड ढ न का उच्चारण स्थान दंत से। प फ ब म का उच्चारण स्थान ओष्ठ से। ठीक, अब चलिए देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या? अंतस्थ व्यंजन। देखिए अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सी? य, र, ल, व, य, र, ल, व। इनकी संख्या कितना होता है? 4 होता है। इनका उच्चारण स्थान कहाँ होता है? जीभ होता है, तालु होता है, दांत होता है और ओष्ठ के परस्पर सटाने से होता है, किंतु ये कहीं ना कहीं पूर्ण स्पर्श नहीं होता। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक, अच्छा ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। व्यंजनों नहीं, ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार ही रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। स, 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 ह। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन सी? स, 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 ह। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए अगर अंतस्थ व्यंजन का कोई उच्चारण स्थान पूछे, जैसे यर लव का उच्चारण स्थान क्या होगा, और ऊष्म व्यंजन का उच्चारण स्थान पूछे, तो आप बता देना ट्रिक से। ऊष्म व्यंजन क्या है? स, स, स। इसको बोल देना कि कह। क्या बोलेंगे? कह, ताश, ताश, मूस, मूस, दस। कह, ताश, मूस, दस। देखिए कंठ से निकलता है ह का उच्चारण होता है, तालव्य से इस स का उच्चारण होता है, मूर्धन्य से स का उच्चारण होता है और दंत से इस स का उच्चारण होता है। ये क्या है? तालव्य से। ये क्या है? मूर्धन्य से। ये क्या है? दंत से। ये क्या है? कंठ से ह निकलता है। कह, ताश, मूस, दस, ताय, मूर्धन। अब यही इसको देखेंगे अंतस्थ व्यंजन को। ठीक है, तो उसमें व्यंजन हो गया ना, क, ताश, मूस, दस, ताय, मूर्धन। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे अंतस्थ व्यंजन, तो बोलेंगे ताय, ताय, ठीक, मुर, मुर, ताय, मुर, दल, ताय, मुर, दल। ठीक, ताय, मुर, दल, ताय, मुर, ताय, मुर, दल। ठीक, देखिए य का उच्चारण तालव्य से, र का उच्चारण मूर्धन्य से, ठीक, ल का उच्चारण दंत से, और व का उच्चारण होता है दंतोष्ठ से। किससे? दंतोष्ठ से। ठीक, कोई पूछेगा य का उच्चारण ताय मूर्धल से, य का उच्चारण तालव्य से, र का उच्चारण मूर्धन्य से, ल का उच्चारण दंत से। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखिए अब स्वर देखिए, स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध की, ठीक, या दूसरे वर्ड की सहायता से होता है, बिना दूसरे वर्ड की सहायता से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक, दूसरे वर्ड की सहायता से नहीं, बिना दूसरे वर्ड की सहायता से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक, स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे। देखिए उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा का आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें हिंदी में 2 ही स्वर का हम प्रयोग करते हैं। ठीक, देखिए पहला क्या हो गया? हर्ष स्वर, दूसरा हो गया दीर्घ स्वर। पहला हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। ठीक, हर्ष स्वर जो होता है इसको लघु स्वर भी कहते हैं। इसमें एक मात्रा का समय लगता है। ठीक, दीर्घ स्वर इसको गुरु स्वर भी कहते हैं, इसमें 2 मात्रा का समय लगता है। कितने मात्रा को? 2 मात्रा का समय लगता है। चलिए ठीक है, परिभाषा देखते हैं।
परिभाषा, जिन स्वरों का उच्चारण कम से कम समय लगता है, कम से कम समय लगता है, उसको क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर बोलते हैं। ये इनकी संख्या कितनी होती है? 4, अ, ई, उ और ऋ। ठीक। अब दीर्घ स्वर देखते हैं, ये एक मात्रिक स्वर होते हैं। ठीक। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, एक मात्रिक स्वर होते हैं। ठीक। अब दीर्घ स्वर देखते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन सी होती है? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। आ, ई, उ, ए, ऐ और औ। ठीक। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। रचना या बनावट या निर्माण या व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2। ठीक। पहला हो गया मूल स्वर, दूसरा हो गया संधि स्वर। मूल स्वर को ही ह्रस्व स्वर कहते हैं, मूल स्वर को ही ह्रस्व स्वर कहते हैं, या ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं। ठीक। ये संधि स्वर है, संधि स्वर आपका, इसी को बोलते हैं दीर्घ स्वर। क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं। ठीक। संधि स्वर को दीर्घ स्वर बोलते हैं और मूल स्वर को ह्रस्व स्वर बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, आगे देखिए, आगे क्या है कि ह्रस्व स्वर या मूल स्वर, इनकी संख्या क्या है? ये स्वर जो अपने आप में स्वतंत्र है, क्या है? स्वतंत्र है, जिनका निर्माण किसी अन्य स्वर से नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? मूल स्वर बोलते हैं या ह्रस्व स्वर। ठीक। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। क्या होती है? 4 होती है। अ, ई, उ, ऋ। ठीक। अच्छा देखिए, दीर्घ स्वर या संधि स्वर, दीर्घ स्वर या संधि स्वर। संधि स्वर क्यों कहते हैं? संधि स्वर कहते हैं कि दो वर्णों के मेल से बनता है, इसीलिए उसको संधि स्वर कहते हैं। ठीक। इनकी संख्या क्या है? 7 होती है। इसी को दीर्घ स्वर भी कहते हैं, इसी को दीर्घ स्वर भी कहते हैं। इनकी परिभाषा क्या है? देखिए, वे स्वर जो दो स्वरों के संधि यानी मेल से होता है उससे क्या बोलते हैं? संधि स्वर। ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, और औ। ये कितना है? 7। इनकी संख्या कितना है? 7। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। इनकी संख्या 7 है। दीर्घ स्वर इसी को कहते हैं, संधि स्वर को। लेकिन इसमें देखेंगे 2 कंडीशन मिलता है, एक समान स्वर वाला, समान स्वर से मिलकर बन रहे हैं, और एक असमान स्वर से मिलकर बन रहे हैं। जो असमान स्वर से मिलकर बनते हैं उनको बोलते हैं संयुक्त स्वर, और जो समान स्वर से मिलकर बनते हैं उनको बोलते हैं मूल दीर्घ स्वर। ठीक। चलिए देखते हैं। देखिए, समान स्वरों से मिलकर जो बनते हैं उसको सजातीय संधि स्वर कहते हैं या मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक। असमान स्वर से जो मिलकर बनते हैं उसको विजातीय संधि स्वर कहते हैं या इसी को बोलते हैं संयुक्त स्वर। ठीक। अब देखिए, सजाती सजातीय संधि स्वर वे स्वर हैं जो एक समान स्वरों से संधि से बने हुए हैं। ठीक। इनकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन सी? अ प्लस अ बराबर आ, ई प्लस ई बराबर ई, उ से मिलेगा तो उ बन जाएगा। ठीक। इसको मूल दीर्घ स्वर बोलते हैं या क्या बोलते हैं? सजातीय संधि स्वर बोलते हैं। ठीक। अब देखिए, विजातीय में, विजातीय संधि स्वर वे स्वर हैं जो अलग अलग स्वरों की संधि से बने हुए हैं। ठीक। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सी? ए, ऐ, ओ और औ। ए बनता है किससे? अ प्लस ई से, ऐ बनता है अ और ए से, ओ बनता है अ और उ से, औ बनता है अ और औ से। ठीक। ठीक है, आशा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, ये जो स्वर है इनको 2 भागों में और बांट दिया गया है। ठीक। इस स्वर को, किस स्वर को? ये जो संयुक्त दीर्घ स्वर है, संयुक्त स्वर है, इनको 2 भागों में बांट दिया गया है। इसी में आते हैं क्या? एक गुण संधि स्वर होता है, एक वृद्धि संधि स्वर होता है। गुण संधि स्वर में क्या क्या आएगा? पहला ते होगा, अ प्लस ए, और दूसरा इसमें क्या होगा? गलत दे दिया है इसमें, दूसरा ये हो जाएगा अ प्लस उ। ठीक। ये होते हैं आपके दीर्घ संधि, नहीं गुण संधि स्वर। ठीक। क्या हो जाएगा? गुण संधि स्वर। कौन कौन सा होगा? पहला है आपका अ प्लस ई, और दूसरा हो जाएगा आपका अ
प्लस उ बराबर ओ। इसको गुण संधि स्वर कहते हैं, क्यों कि इसमें एक चोटी लगा हुआ है। ठीक, इसको संधि में जाएंगे तो गुण संधि कहेंगे, ऐसे बोलेंगे एक चोटी गुण संधि, एक चोटी गुण स्वर संधि। ठीक, दो स्वरूप में से बना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे ये नहीं रहेगा। ठीक, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आपका रहेगा अ प्लस ए, अ प्लस ए बराबर आय हो जाता है। क्या होता है, आय होता है। ये क्या होता है, ब्रीथ स्वर संधि। ठीक, आसंधि में जाएंगे तो ब्रीथ संधि, इसमें दो चोटी होती है, आय कहेंगे और औ कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए स्वरों का वर्गीकरण किस दृष्टि से, उच्चारण दृष्टि से। अभी जो स्वरों का वर्गीकरण कर रहे थे तो उसमें उच्चारण दृष्टि से नहीं था, यह उच्चारण की दृष्टि से स्वरों का वर्गीकरण। देखिए उच्चारण की दृष्टि से स्वरों का वर्गीकरण जो है आपका, स्वर की ध्वनियों का परिचय जीभ के भाग के आधार पर कितने होते हैं, जीभ के भाग के आधार पर, तो जीभ के भाग के आधार पर कितने होते हैं, तीन होते हैं। कौन से, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। इसी को बोलते हैं अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। क्या बोलते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे उठता है उसको क्या बोलते हैं, अग्र स्वर। और अग्र स्वर की संख्या कितनी होती है, अग्र स्वर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ये री उच्चारण दृष्टि से नहीं होता है। ठीक, इसका प्राय इस री व्यंजन की तरह होता है उच्चारण, इसलिए इसको हटा देते हैं। ठीक, इसलिए इसको कोष्टक में रखा गया है। देखिए अग्र स्वर की संख्या 4 होती है। कौन, ई ए ऐ। ठीक, अब देखिए दूसरा, देखिए दूसरा है क्या, केंद्रीय स्वर। अ को केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। इनके उच्चारण जीभ के मध्य भाग से, ठीक, थोड़ा सा ऊपर से उठता है। इनकी संख्या 1 होती है, अ होती है। ठीक, क्या होती है, अ होती है। पश्च स्वर, पश्च स्वर, पश्च स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आपका हो जाएगा 5 होगी। कौन कौन सी, आ, उ, ओ, औ। इसको बोलते हैं पश्च स्वर। ठीक, इनकी संख्या 5 होती है। चलिए इसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। ठीक, कैसे, देखिए ये अ हो गया। ठीक, मध्य स्वर, ये अग्र स्वर हो गया, ये पश्च स्वर हो गया, और ये सॉरी अग्र स्वर हो गया, ये मध्य स्वर हो गया, ये पश्च स्वर हो गया। ठीक, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक, अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, अग्री से। क्या बोलते हैं, अग्री, अग्री। इस अ को काट देते हैं, इसका लघु और दीर्घ दोनों ले लेते हैं, ई का। ठीक, अग्र स्वर में क्या हो जाएगा, ई और ई हो जाएगा, और ए और ऐ हो जाएगा अग्र स्वर में। ठीक, मध्य स्वर में कहा जाएगा, अ हो जाएगा, मध्य स्वर में अ हो जाएगा। अब पश्च स्वर में क्या हो जाएगा, जो बच गया, आ हो गया, आ हो गया, और क्या है आपका, ओ हो गया, ऊ, ऊ हो गया, ऊ हो गया, ओ हो गया और अ हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका, पश्च स्वर में। जो बच गए वो पश्च स्वर में हो जाएंगे। ठीक, इन्हें भी जाने, इन्हें भी जाने। क्या है, आगत ध्वनि। आगत अंग्रेजी भाषा के शब्द के जो शब्द देवनागरी लिपि में प्रयुक्त हुए हैं। ठीक, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जो देवनागरी लिपि में प्रयुक्त हुए हैं, इनमें इस ध्वनि का प्रयोग बहुतायता होता है। अतः इस ध्वनि को पश्च स्वर के अंतर्गत रखा जाए। आगत ध्वनि जो है ना, तो इसको किस में रखेंगे, अग्र स्वर में या मध्य स्वर में या पश्च स्वर में, तो आप क्या बोलोगे, पश्च स्वर में रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। देवनागरी लिपि और संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या 13 होती है, री और री को छोड़कर। ठीक, देवनागरी लिपि और संस्कृत भाषा में। ठीक, अब चलते हैं हिंदी। हिंदी में जो शुद्ध स्वर होते हैं कितने होते हैं, 10 होते हैं शुद्ध स्वर। ठीक, री का वर्तमान में उच्चारण में र प्लस ई, मतलब री होने लगा है, तथा इसका
उच्चारण करते समय जीवा मूर्धा और स्पर्श करती है, अतः यह हिंदी में शुद्ध स्वर नहीं है। इसलिए हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10। अगर शुद्ध स्वरों की संख्या पूछेगा तो कितना होता है? 10। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, जीव के आधार पर हम लोग पढ़ लिए अग्री से, अग्री, ई ई, अग्री यही था ना, अग्री, अग्री में अग्र स्वर में क्या आ जाएगा? इसको काट देते हैं, ई और ई, ठीक, ए और ए। मध्य स्वर में आ जाए, पश्च स्वर में उ ओ औ आगत हो गया। ठीक, अब यही देखिए मुख के आधार पर, ठीक, मुख के आधार पर, तो मुख के आधार पर क्या हो जाएगा? समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, ठीक, अर्ध विपरीत स्वर, विपरीत स्वर। ठीक, देखिए समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर में क्या आ जाएगा आपका? तो समृद्ध स्वर में आ जाएगा ई ई और उ। अर्ध समृद्ध में ए और ओ। अर्ध विपरीत में आए, अ और औ। ठीक, यहाँ विपरीत स्वर में आ हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। मुख के खुलने के आधार पर क्या होता है? समृद्ध स्वर और विपरीत स्वर। मुख के खुलने के आधार पर क्या होता है? पहला होगा समृद्ध स्वर, दूसरा होगा विपरीत स्वर, है ना? पहला समृद्ध स्वर, दूसरा विपरीत स्वर। समृद्ध स्वर को देखते हैं। ठीक, देखिए मुख के आधार पर खुलने के आधार पर समृद्ध और विपरीत को याद कैसे करेंगे? तो सुई से याद करेंगे। किससे? सुई से। देखिए सुई से याद करेंगे। ठीक, स को काट देते हैं। अगर आप समृद्ध स्वर की बात करेंगे तो उसमें ऊ रख लेते हैं, ई ऊ। ठीक, अच्छा सुई जो होता है, जब आधा जाती है तो ओ एक आवाज आता है। समृद्ध स्वर में ऊ और ई हो जाएगा। सुई जब लगती है तो आधा जब जाती है तो ओ क्या, ओ सुई मत लगाइए, तो ओ हो जाएगा अर्ध समृद्ध स्वर। ठीक, विपरीत में हो जाएगा आ और अर्ध विपरीत में हो जाएगा ए, आए और औ। ठीक, चलिए देखते हैं इसको। मुख खुलने के आधार पर समृद्ध स्वर मतलब सुई क्या आएगा? ऊ और ई, है ना? अब देखिए परिभाषा देखते हैं हम लोग। क्या है परिभाषा समृद्ध स्वर का? जिन स्वरों का उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है अर्थात लगभग बंद रहता है, ई उ री नहीं रहेगा इसमें स्वरों को उच्चारण में। ठीक, समृद्ध स्वर में क्या रहेगा? ई उ री का उच्चारण प्राय उच्चारण दृष्टि है ना, उसको हटा देंगे क्योंकि प्राय व्यंजन की री की तरह होता है। ठीक, तो समृद्ध स्वर में क्या आ जाएगा? सुई से ई और उ। देखिए सुई से याद करते हैं, सुई से इस को काट देंगे, उ और ई। ठीक, और विपरीत स्वर में आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। क्या? जिन स्वर में उच्चारण में सबसे मुख ज्यादा खुलता है, पूरा खुलता है, उसको आ। ठीक, विपरीत स्वर में आ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अर्ध समृद्ध स्वर आधा खुलता है ना, जब समृद्ध स्वर में कुछ अधिक खुलता है, समृद्ध स्थिति से कुछ अधिक खुलता है अर्थात मुख आधे से कम खुलता है, ओए जैसे सुई लगाए दो, सुई सब काट दिए, समृद्ध स्वर में उ ई। ठीक, अर्ध समृद्ध में आधा सुई गया तो ओए होए और ए हो जाएगा अर्ध समृद्ध स्वर में। विपरीत में हो गया आ, विपरीत में हो गया आ। ठीक, ठीक है। अर्ध विपरीत में जो बच्चे कुछ हैं अर्ध विपरीत में रख लीजिए। देखिए अर्ध विपरीत स्वर किसे कहते हैं? ठीक, विपरीत की तुलना में थोड़ा कम खुलता है अर्थात मुख आधे से ज्यादा खुलता है। ठीक, इसमें ए हो जाए, अ हो जाएगा, ए हो जाएगा, अ हो जाएगा, आगत वर्ण हो जाएगा अर्ध विपरीत स्वर। ठीक, चलिए नेक्स्ट। ओष्ठ या मुखावृत्ति के आधार पर, ओष्ठ या मुखावृत्ति के आधार पर। ठीक, अब देखिए अगला, ओष्ठ या मुखावृत्ति के आधार पर क्या आता है? क्यों लिखा है ओष्ठ या मुखावृत्ति? क्योंकि ओष्ठ जो है ना मुख के वृत्त के समान होता है, मुख के
वृत्त के समान बनता है, इसलिए बोला है ओष्ठ या मुखावृत्ति के आधार पर। मुख खुलने के आधार पर नहीं, वो मुखाकृति के आधार पर। ठीक, अब देखिए इसमें होता है ओष्ठ के आधार पर, तो एक गोलाकार होता है या वृत्ताकार या वृत्ताकार, पहला हो गया। दूसरा अवृत्ताकार, अवृत्ताकार या अवृत्तिमुखी। ठीक, वृत्तामुखी, अवृत्तामुखी, वृत्ताकार, अवृत्ताकार, गोलाकार, अगोलाकार प्रस्तुत। ठीक, देखिए इसमें जो होता है गोलाकार कौन से बनते हैं? मुख का आकार गोल कब बनता है? वृत्त के आकार का कब बनेगा? वे स्वर जिसका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल हो जाते हैं, अर्थात वृत्त जैसे आकृति होते हैं, इनके ग्रहण कर लेते हैं, जैसे ऊ, ऊ, ओ, औ। इसको गिनेंगे तो क्या होगा? इनकी संख्या 4 होते हैं। इसका उच्चारण करते समय वृत्त के आकार का मुख बनता है। ठीक ना? अब देखिए वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल नहीं होते, अपितु फैल जाते हैं, इनकी संख्या कितना है? 6 है। अ, आ, ई, ए और ऐ। ठीक, इनकी संख्या कितनी है? 6। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। देखिए री जो होता है अर्धवृत्ताकार स्वर। ठीक, आगे देखते हैं उच्चारण स्थान, स्वरों के उच्चारण स्थान। उच्चारण के आधार पर स्वरों के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक, उच्चारण के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? देखिए आ को कंठ से बोलते हैं, उच्चारण होता है। ई का तालव्य से, और री का मूर्धन्य से, ऊ का ओष्ठ से। ठीक, और ए ऐ का कंठ तालव्य से। किससे? कंठ तालव्य से। और ओ और औ का कंठ ओष्ठ से उच्चारण होता है। फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। ई का उच्चारण स्थान तालु से होता है। री का होता है मूर्धन्य से। ऊ का होता है ओष्ठ से। कंठ तालु से होता है ए ऐ का, और कंठ ओष्ठ से होता है ओ और औ। ये होता है स्वरों का उच्चारण स्थान। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आयोगवा ध्वनिया, आयोगवा ध्वनिया, आयोगवा ध्वनिया। ठीक, देखिए आयोगवा ध्वनिया वे ध्वनिया जिनकी किसी वर्ड से योग नहीं होता है, उन्हें आयोगवा ध्वनिया कहते हैं। ये ध्वनिया अंग और अ, कंचन, पुनः, आयोगवा अंग और अ। अंग को क्या बोलते हैं? अनुस्वार। अंग को क्या बोलते हैं? अनुस्वार। अ को क्या बोलते हैं? विसर्ग। क्या बोलते हैं? विसर्ग। ठीक, देखिए अंग को अनुसार, अ को क्या बोलते हैं? विसर्ग। अंग को आयोगवा में अंग और अ दो वर्ड है। अंग को अनुस्वार नाम दिया गया है, अ को विसर्ग नाम दिया है। अंग का उच्चारण स्थान नासिका से होता है, और अ का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। इसको काकल्य संस्कृत भाषा में कहते हैं। ठीक, अच्छा घोषक सघोष बोलते हैं। अंग को क्या बोलते हैं? सघोष बोलते हैं। अ को क्या बोलते हैं? सघोष बोलते हैं। ठीक, दोनों को सघोष। अंग जो है अल्प प्राण में होता है। ठीक, अ जो होता है महाप्राण में होता है। अंग को अल्प प्राण में रखते हैं, अ को महाप्राण में। क्यों? ह ह ह का भी महाप्राण में उच्चारण होता है। इसी प्रकार इसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। ठीक, इसलिए इसको महाप्राण में गिनती करते हैं। अंग का अनुसार अल्प प्राण में। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। देखिए उच्चारण स्थान, ये पंचम वर्ग जो होते हैं। ठीक, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? नासिका से होता है। कहाँ से होता है? नासिका से। मतलब वो क्या विसर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। किसमें? अनुस्वार, मतलब ये
चंद्र नहीं, बिंदी वाला। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती, कहाँ से निकलती है? नाक से निकलती है, ठीक। तब उसे प्रकट करने के लिए शिरोरेखा यानी अंग का चिन्ह का प्रयोग में लाया जाता है। इसे अनुस्वार कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। जैसे बंदर हो गया, कंधा हो गया, संग हो गया, लंगर हो गया आदि, ये क्या हो गए? अनुस्वार हो गए। क्या हो गए? अनुस्वार हो गए, ठीक। अब देखिए, पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग, ठीक, बिंदु के रूप में किया जाता है। शब्द के अनुसार बाद जो व्यंजन लगा हो उसी वर्ग के पंचम वर्ग के अनुस्वार के रूप में बोला या लिखा जाता है, ठीक। जैसे हम देखिए, क वर्ग में गंगा, गंगा, इसका पंचम वर्ण जो है ना, अंग है ना, यही अनुस्वार के रूप में हो गया, ठीक, क वर्ग का। च वर्ग का हो तो च वर्ग में देखिए चंचल, ये जो है पंचम वर्ण च वर्ग का इया जो ये किस में बदल गया? पंचम वर्ण बदल गया। त वर्ग में देखेंगे, ये न जो है ये पंचम वर्ण में पंथ में न है। और ट वर्ग में पंडित में ड़ है। क्या है? ड़ है। ये पंचम वर्ग में बदल गया है। अब प वर्ग में पंचम और म जो है अनुस्वार में बदल गया है। बात सुन, शब्द के अनुस्वार के बाद जो व्यंजन लगा हो उसी वर्ग के पंचम वर्ण, उसी वर्ग का क वर्ग का पंचम वर्ण अनुस्वार में बदल गया। च वर्ग का पंचम वर्ण अनुस्वार में बदल गया। क वर्ग का पंचम वर्ण अनुस्वार में बदल गया। त वर्ग का पंचम वर्ण अनुस्वार में बदल गया। प वर्ग का पंचम वर्ण अनुस्वार में बदल गया और ट वर्ग का पंचम वर्ण अनुस्वार में बदल गया। बता रहे हैं? ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट चलते हैं। अनुनासिक, अनुनासिक मतलब चंद्रबिंदी वाला, ठीक। अनुस्वार जो है अंग वाला था, अनुनासिक जो है चंद्रबिंदी वाला। अब देखिए, इसमें क्या है कि जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है तब उस वर्ण के चंद्र बिंदु लगाया जाता है। उस वर्ण को क्या? चंद्र बिंदु लगाया जाता है। इसे ही अनुनासिक कहते हैं। चंद्र बिंदु को क्या बोलते हैं? अनुनासिक। और जो अंग होता है उसको क्या बोलते हैं? नासिक। अंग को नासिक, चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। जैसे ये नाक और मुख से दोनों से निकलता है हवा, पंखुड़ी, टांगा, लांगा, ढसना, हंसी आदि, ठीक। अब देखिए, चलते हैं नेक्स्ट। जब शिरोरेखा के ऊपर मात्रा ना हो, जब शिरोरेखा के ऊपर मात्रा ना हो तब चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है, तब चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है। अन्यथा बिंदु का प्रयोग होता है, अन्यथा बिंदु का प्रयोग होता है। देखिए, कहीं इसमें मात्रा है ना, इसमें बिंदु का प्रयोग होगा। कहाँ? इसमें मात्रा नहीं ना है, हा का मात्रा है लेकिन ऊपर की मात्रा नहीं है, तो इसमें किसमें किसका प्रयोग हुआ है? चंद्रबिंदु का, ठीक। नेक्स्ट, विसर्ग। इस ध्वनि का उच्चारण ह के समान होता है। विसर्ग अ का उच्चारण स्थान किसके समान होता है? ह की। ये स्वर नहीं है, ये स्वर नहीं है। इसे अ के साथ जोड़कर अह की तरह लिखा जाता है। अ के साथ जोड़कर अह की तरह लिखा जाता है। किसके साथ? अ के साथ। इसका प्रयोग प्रायः संस्कृत में तत्सम शब्दों में किया जाता है। विसर्ग का प्रयोग प्रायः संस्कृत में किसमें किया जाता है? तत्सम शब्दों में किया जाता है। किसमें? तत्सम शब्दों में किया जाता है, ठीक। जैसे प्रातः हो गया, अतः हो गया, स्वतः हो गया, आदि हो गया, ठीक। चलिए, ठीक, इन्हें भी जाने। हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के स्थान पर, हिंदी वर्णमाला में उच्चारण स्थान के आधार पर निम्न क्रम, ठीक। देखिए, अ आ का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। ई का उच्चारण स्थान तालव्य से होता है। उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ से। री का मूर्धन्य से। ए आई का कंठ तालव्य से और ओ औ का कंठ ओष्ठ से होता है, ठीक। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, हिंदी वर्णमाला में वर्णों का क्रम यह है सजाती स्वर। अ आ ई उ। इसको सजाती स्वर कहते हैं, ठीक। विजाती स्वर
री, ए, ऐ, ओ, और ये विजातीय स्वर होते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। स्वरों के संदर्भ में विशेष तथ्य विशेषताएं। ठीक, अब देखिए स्वरों के बारे में कुछ और जान लेते हैं। स्वर स्वतः उच्चारित होते हैं, अर्थात इसके उच्चारण में अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। री का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है, अतः इसे तत्सम स्वर कहते हैं। ठीक, शेष स्वर तत्सम व तद्भव दोनों होते हैं। री जो होता है ये क्या होता है, तत्सम शब्द होता है। ठीक, इसलिए तत्सम स्वर भी कहते हैं। शेष स्वर तत्सम और तद्भव दोनों में प्रयोग होता है। ठीक, अब देखिए आ अंग्रेजी से हिंदी में आया है तथा ग्रहण किया गया है, अतः इस आगत या गृहीत स्वर कहते हैं। आ तथा ओ के बीच की ध्वनि। ठीक, आगत में आ तथा ओ के बीच की ध्वनि है ये आगत वर्ण। ठीक, आ और ओ के बीच की ध्वनि कौन है, आ। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। स्वरों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है तथा सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात, सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। ठीक, स्वरों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में कंपन होता है। स्वरों को उच्चारण करने में स्वर तंत्री में कंपन होता है। और स्वर सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, नोट कर लीजिएगा। अतः सभी स्वर सघोष होते हैं। सभी स्वर सघोष होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट, स से याद कर लेंगे। स से स प्लस अ, सभी स्वर सघोष होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अगले पर। अगला क्या है, सभी ध्वनियों के अंतर्गत, सभी ध्वनियों के अंतर्गत कोई ध्वनि दंत ध्वनि नहीं। आयोगवा ध्वनियों का प्रयोग मुख्यतः तत्सम शब्दों में होता है। आयोगवा जो होता है ना, ध्वनियों का प्रयोग मुख्यतः किसमें होता है, तत्सम शब्दों में होता है। विसर्ग हमेशा तत्सम होता है, विसर्ग हमेशा तत्सम होता है, और री भी हमेशा तत्सम होता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। स्वर ध्वनियां, ठीक, से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। देखिए इसमें किसमें किसमें पूछा है, यूपी ट्रिपल एससी में, यूपी पीएससी में, वीडियो पेट, नेकपाल, यूपी टेट, सुपर टेट, अदर टेट, इस सब में क्या है, पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक, इसको देखते हैं कैसा पूछा हुआ है स्वर ध्वनियों से संबंधित। ठीक, देखिए हिंदी में ध्वनियों के कितने प्रकार होते हैं, दो। कोई पूछेगा हिंदी में ध्वनियों कितने प्रकार होते हैं, तो क्या बताओगे, दो। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार होते हैं, तो दो। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। ठीक, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25। ठीक, हिंदी में दोनों की संख्या कितनी होती है, ध्वनियों की संख्या 2। स्वर और व्यंजन, एक से अधिक वर्णों का मेल क्या होता है, अक्षर। एक से अधिक वर्णों का मेल क्या होता है, अक्षर। ठीक, जैसे क हलंत धन अ बराबर क, ये क्या हो गया, अक्षर। क्या हो गया, अक्षर। ठीक, ये पूरा का है तो अक्षर बन जाएगा। ये का है जो वर्ड होता है, क्या होता है, वर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। देखिए हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई माना जाता है किसको, शब्द को। ठीक, सार्थक लघुत्तम इकाई पूछिए तो शब्द को माना जाता है। ठीक, लिपि चिन्हों का क्रमबद्ध समूह को क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, और जो व्यंजन उच्चारण का सहायता होते हैं, उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। देखिए इसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और व्यंजन के उच्चारण में क्या करता है, सहायता करता है, उसी क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में हर स्वर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। हिंदी में हर स्वर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक,
दीर्घ स्वर कौन सा होता है? आ होता है। क्या होता है? आ होता है। ठीक। दीर्घ स्वर है ई। ये परीक्षा में पूछा हुआ है, कौन सा मूल दीर्घ स्वर है? तो आ, ई और ऊ, तीन क्या है? मूल दीर्घ स्वर है। ठीक। देखिए नेक्स्ट, अनुस्वार तत्सम तर्जनी दोनों हो सकता है। अनुस्वार जो है तत्सम तर्जनी दोनों हो सकता है। ई और री स्त्रीलिंग वर्ड है। ई और री क्या स्त्रीलिंग वर्ड है। प्लुत स्वर अब देखते हैं। प्लुत स्वर संस्कृत भाषा में होते हैं, हिंदी में नहीं, जबकि विविध परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। ठीक। देखिए संस्कृत भाषा में होते हैं लेकिन हिंदी भाषा में नहीं, लेकिन विभिन्न परीक्षाओं में प्लुत स्वर के बारे में पूछा गया है। हिंदी में सामान्यतः प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं होता है। वैदिक भाषा में नाटक आदि का सवाल लिखते समय पुकारने का संदर्भ होता है। ठीक। प्लुत स्वर का उच्चारण दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, मतलब 3 मात्रा का समय लगता है। ठीक ना। मात्रा के आधार, ठीक, मात्रा के आधार पर हिंदी में स्वर उच्चारण हर्ष स्वर का 3 गुना समय लगता है। कितना? 3 गुना। उसे क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक। जिनका कोई चिन्ह नहीं होता है, इसके लिए इस 3 की तरह अंक में लाया जाता है, जैसे ओम। क्या होता है? ओम। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्या है कि किसी स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? तो प्लुत स्वर। कोई पूछेगा किस स्वर में दीर्घ स्वर से उच्चारण में समय अधिक लगता है? तो दीर्घ स्वर। जीभ के भाग के आधार पर कौन सा भेद के अंतर्गत आएगा? जीभ के भाग के आधार पर कौन सा भेद इसके अंतर्गत आएगा? अग्र स्वर आ जाएगा, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जीभ के आधार पर कितने? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर को याद कैसे करेंगे? अग्रीस। ठीक ना। और ये जीभ जो होता है ना, आगे निकल जाती है गाली देने के लिए, ठीक है, किसी को। इसलिए इसे ट्रिक बनाकर याद कर लेंगे, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, जीभ के भाग के आधार पर। ठीक। मध्य स्वर, मध्य स्वर कहते हैं अ को। ठीक है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का? पश्च स्वर। क्या होता है? पश्च, पश्च से समृद्ध स्वर होता है। ठीक। अर्ध, अर्ध विवरित स्वर होता है अय। ठीक। और इधर देखिए संयुक्त स्वर ए आई ओ ओ। कंठ तालव्य से ए और अय पूछा हुआ है, एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द में अनुनासिकता है? किसमें हो जाएगा? दोनों में, संभालना में और कटीला में। ठीक। किस वर्ड का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है? आय का। कंठ तालव्य वर्ड है ए आय। ठीक। ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य, ए आय का कंठ तालव्य। मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। टिप्पणी है, टिप्पणी में क्या है? प्लुत स्वर संस्कृत भाषा में होते हैं, हिंदी में नहीं। प्लुत स्वर संस्कृत भाषा में होते हैं, हिंदी में नहीं, बट हिंदी में कहीं कहीं प्रयोग होता है, इसलिए कहीं कहीं ले लिया जाता है मात्रा के आधार पर, मतलब एक समय के आधार पर प्लुत स्वर को शामिल कर लिया जाता है। ठीक। अब देखिए वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष स्वर, दीर्घ और प्लुत क्या है? स्वर है। क्या है? स्वर है। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, निरनासिक स्वर। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? 11। कितने व्यंजन है? 33। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्णमाला है? हिंदी वर्ण में, हिंदी वर्णमाला कितने वर्ण है? तो 52। ठीक, 52 वर्ण। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को कहते हैं अक्षर। क्या बोलते हैं? अक्षर। व्यंजन और संयुक्त स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर कहते हैं। व्यंजन हो गया क, अक्षर नहीं, स्वर हो गया अ। इनके मेल को क्या बोलते हैं? अक्षर। इसको क्या बोलते हैं? अक्षर। इसको क्या बोलते हैं? वर्ण। और ये होता है वर्ण और अक्षर दोनों। ठीक।
नेक्स्ट आगे चलते हैं। वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे। प्लुत स्वर कौन सा है? ओम प्लुत स्वर है। कौन सा समृद्ध स्वर है? ई। स्वरों को उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? स्वरों को उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। स्वर किसका भेद है? वर्ण का। ठीक, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? समरूप या ग्रेफिम। वो और किस प्रकार का वर्ण है? कंठोष्ठ। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। हिंदी में अग्र स्वर, अवृत्ताकार, समृद्ध स्वर ध्वनियां हैं, ई तीनों होती हैं। ठीक, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन की संख्या 33। शब्द की सबसे छोटी इकाई कहलाती है वर्ण। ए और अ का उच्चारण अर्थात होता है कंठ तालव्य। ठीक, व्यंजन ध्वनियां परिभाषा क्या है इसका? वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय मुख से बाहर निकलने वाली वायु बाधा का सामना करना पड़ता है, अर्थात मुखांड परस्पर स्पर्श करता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक, व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। व्यंजन किसकी सहायता से? स्वरों की सहायता से, अर्थात बिना स्वरों के उच्चारण असंभव है। क्या है? असंभव है। ठीक, हिंदी में कितने व्यंजन होते हैं? हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी में कितने व्यंजन होते हैं? हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। क्या क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग 4 होते हैं? क्या 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन और 4 होते हैं इसमें व्यंजन। इस प्रकार जोड़ेंगे तो आपका 33 व्यंजनों की संख्या हो जाएगी हिंदी में। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। स्पर्श व्यंजनों का वर्गीकरण। स्पर्श व्यंजनों का वर्गीकरण। स्पर्श व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर 7। ठीक, उच्चारण के आधार पर 7 व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर। कंठ व्यंजन, ठीक, क ख ग घ, तालु से च छ ज ञ, मूर्धन्य से ठ ठ ड ढ, दंत से ट ठ ड ढ न, न और स और ल। ये जो होता है ध्यान रहे, मिश्र संस्कृत भाषा की वर्त व्यंजन थे, हिंदी भाषा में आकर दंत हो गए। ठीक है, हिंदी में क्या हो गया? दंत हो गए। संस्कृत भाषा में क्या था? वर्तर्ष व्यंजन थे, हिंदी भाषा में दंत हो गए। परीक्षाएं में इन ध्वनियों को पूछे तो विकल्प में अगर वर्तर्ष या दंत दोनों आए तो वर्तर्ष को ही चुने क्योंकि यह ज्यादा सही है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट ओष्ठ। ओष्ठ में पकड़ोगमा, नासिका में पंचम आ जाता है। इसको हम पढ़ ही चुके हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर को 7, सॉरी 7 नहीं, कितना है? 6 होता है। कितने तो 6 काला हुआ 7 नहीं रहेगा, 6 रहेगा। कितना है? 6। कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत। ठीक, हाँ, यहाँ पर ओष्ठ व्यंजन और नासिका। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, ये जो पंचम अंग है इसका कंठ और नासिका दोनों की उच्चारण होता है। यह इसका तालव्य नासिका से होता है, मूर्धन्य नासिका से होता है। ठीक, अन्ना है दंत नासिका से होता है, न है ओष्ठ और नासिका से होता है। ठीक है, नेक्स्ट इन वर्णों को द्विस्थानी वर्ण मतलब 2 स्थान से निकलते हैं, कहते हैं द्विस्थानी वर्ण। हिंदी में इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। पंचम वर्ग की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। तो दंत वो को क्या बोलते हैं? दंत लेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हम लोग प्राणिक के आधार पर व्यंजन